गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल ध्वनि क्लासेस। मेरा जो ये लेक्चर है ये क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में है। सबसे पहले ये चूँकि मेरा क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर है तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दूँ। 9th क्लास में आपकी 4 बुक्स रहेंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसमें हम आज इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। आपके इस सिलेबस में इकोनॉमी में 4 चैप्टर हैं जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर जो है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में बताता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि व्हाई आर यू लर्निंग द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये सीबीएसई है, सीबीएसई की बुक हम लोग फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें किसी भी बातों को बताने का तरीका बड़े अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया जाता है। हम इस चैप्टर के माध्यम से स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के जरिए हम इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसी इकोनॉमिक कंडीशन, किसकी इकोनॉमिक कंडीशन, किसी विलेज की इकोनॉमिक कंडीशन को कंपेयर करके हम एक दूसरे विलेज की इकोनॉमिक कंडीशन को पढ़ेंगे। जैसे कि चैप्टर से समझ में आ रहा है क्या, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब ये पालमपुर क्या कोई ऐसा विलेज है पर्टिकुलर, में भी कहीं कोई नाम होगा विलेज पालमपुर का, लेकिन आपकी जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि द पालमपुर विलेज द इमेजिनरी विलेज। आपकी जो बुक है उसकी स्टार्टिंग ही आपको ये कह रही है, इंट्रोडक्शन ये कह रहा है कि विलेज पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है जहाँ पर फार्मिंग जो है वो एक मेन एक्टिविटी है, मेन ऑक्यूपेशन है। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दैट कि इन एनी विलेजेस फार्मिंग इज़ मेन एक्टिविटी, यानी जो कृषि है, खेती है, वो किसी भी गांव की वहाँ की मुख्य व्यवसाय होता है, मेन एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो विलेज पालमपुर के बारे में और क्या बताया गया है कि फार्मिंग इज़ मेन एक्टिविटी देयर एंड पालमपुर विलेज इज़ वेल कनेक्टेड विलेज। ये दूसरा ये बताया गया है कि ये जो है वेल कनेक्टेड विलेज है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो पालमपुर विलेज है उस विलेज से 3 किलोमीटर दूर एक रायगंज विलेज है और वो जो रायगंज विलेज है वो टाउन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो विलेज इमेजिनरी विलेज पालमपुर है इसके बारे में बताया गया कि जो पालमपुर विलेज है वो वेल कनेक्टेड विलेज है, यानी अदर टाउन से भी प्रॉपर कनेक्टेड है। ठीक, फिर आगे इसमें दिया हुआ है कि विलेज पालमपुर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग अबाउट द विलेज पालमपुर, क्योंकि हम एक आइडियल विलेज के बारे में बात करें, हमारे कंट्री के एक ऐसा आइडियल विलेज जहाँ पर पहले आपको पता होगा कि पहले बहुत 15-20 सालों पहले ऐसा होता था कि विलेज उतने प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज का जो विलेज है वो कैसा डेवलप विलेज है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इसका मोटिव ये है कि हम एक ऐसे डेवलप्ड विलेज से कंपेयर करें और उसको हम फिर हमारे विलेज से कंपेयर करें कि क्या हमारा विलेज भी इतना डेवलप्ड है। तो यहाँ पर जो विलेज पालमपुर है ये वेल कनेक्टेड विलेज है, रायगंज के जरिए वो टाउन से कनेक्टेड है। अब वेल कनेक्टेड तो हो गया है ना, ऑक्यूपेशन भी हमें समझ में आ गई, फार्मिंग इसकी मेन ऑक्यूपेशन है। अब हम ये देखेंगे कि विलेज पालमपुर में कितनी फैमिलीज रहती हैं, है ना। तो यहाँ पर नॉर्मली किसी विलेज में ऐसा होता है ना कि 100 घर रहते हैं, 100 में से भैया 40-30 घर जो है हाई कास्ट, ऐसे कास्ट वाइज डिवाइड रहते हैं नॉर्मली विलेज में कि हाई कास्ट के लोग रहेंगे, वहाँ दलित रहेंगे, वहाँ SC ST रहेंगे, ऐसा डिस्क्राइब कर दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर पालमपुर में भी है। पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज रहती हैं। हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर, 450 फैमिलीज आर लिविंग इन अ पालमपुर विलेज, और जिसमें से 80 फैमिलीज जो हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करती है। कास्ट वाइज सोसाइटी तो कब से डिवाइड है, वेदास के टाइम से आप भी जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, जिसको हमने बाद में जनरल, OBC और SC ST में कन्वर्ट कर दिया आज के समय में। तो ये जो यहाँ पर 450 फैमिलीज रहती हैं और अप्रॉक्सीमेट यानी 80 फैमिलीज जो है वो हाई कास्ट की हैं, अपर कास्ट के हैं, बाकी लोअर कास्ट फैमिली रहती है जो दलित कहलाते हैं, वो कॉर्नर में रहते हैं, है ना। कई बार
ये आपका भी होगा, आपने कभी सर्च किया होगा, देखा होगा, गांव में एक अलग से कॉर्नर रहता है कि भैया वो दलितों का एरिया, सर इस टाइप में सोसाइटी के द्वारा किया जाता है, व्यक्ति नहीं, मतलब ये हम और तुमने एक पर्टिकुलर सोसाइटी ने अपना एक क्या कहना चाहिए जिसको प्रेजुडाइज करके रखा है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर 450 फैमिलीज़ हैं, जिसमें से 80 फैमिली अपर कास्ट को बिलोंग करती है, ठीक। अब हमने दो तीन बातें कर ली, रोड अच्छी है, वेल कनेक्टेड है, तभी तो रोड अच्छी, तभी वेल कनेक्टेड है ना। दूसरी टाउन से उससे कनेक्टेड है। हमने पढ़ लिया कि इतनी फैमिलीज़ वहाँ रहती है, अच्छी खासी फैमिली रहती है, 450 फैमिली। अब हम बात करते हैं कि क्या अब इतनी फैमिली है तो यहाँ तो बच्चे तो होंगे, क्या यहाँ स्कूल है या नहीं है। तो यहाँ पर विलेज, पालमपुर विलेज में ये बताया गया है कि 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है। डेवलप्ड विलेज है, एक आइडियल विलेज में आ सकता है। यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल बताया गया। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट इन आवर डेली लाइफ। बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो तो सर्वाइव करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम समझे जाने तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो इरिगेशन फैसिलिटी है ना बहुत बेस्ट है। यहाँ नलकूप है, यहाँ जो है सारी जो इरिगेशन होती है मोस्टली ऑलमोस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ गुड कंडीशन इज हियर? यस वी कैन से, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन इज गुड हियर बिकॉज we are seeing that most of the part of the farming activities are most of the agriculture land is irrigated by the electricity. That is the reason we are saying electricity's condition is good here. हमने बात कर ली फैमिलीज़ के बारे में, हमने बात करी इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन के बारे में, हमने यहाँ की फैमिली उसके बारे में बात कर दी, वेल कनेक्टेड के बारे में। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर फॉर्मिंग एक्टिविटी तो होती है, साथ में कुछ नॉन फॉर्मिंग एक्टिविटीज़ भी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कि यह फॉर्मिंग एक्टिविटी जब हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो किसी भी और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन का मोटिव क्या होता है ना। तो किसी भी प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन का मेन मोटिव होता है कि गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड की जाए, ठीक। तो जब प्रोवाइड की जाएगी तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो प्रोडक्शन के लिए कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट तो होंगी, है ना। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शंस आर, जो आपकी बुक्स में जो दिया हुआ है वो आपको समझना है। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट बेसिकली 4 टाइप से मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, और थर्ड टाइप को अलग बता दिया है, वो आप ध्यान से सुनिए। जैसे फर्स्ट है लैंड, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, आप कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई ग्रोसरी शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करना चाहते हैं, कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं, या एग्रीकल्चर स्टार्ट करना चाहते हैं। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। विदाउट लैंड यू कांट गेट एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू कांट स्टार्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन। बिना जमीन के का हवा में थोड़ी आप काम करेंगे, बताइए। तो या फिर आप वो जो ऐसे आजकल मोबाइल चल रही है ना, मोबाइल फैसिलिटी, यानी व्यक्ति घर वगैरह जाके बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग चल रही है, वैसा तो होगा नहीं, वो भी चलेगी तो लैंड के जरिए होगी, है ना। तो एयर कहने से प्रोडक्शन नहीं होगा कि आप एरोप्लेन में प्रोडक्शन हो, वो एक अलग बात है, इन फ्यूचर हम कभी सोचें। बट हम यहाँ पर जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं दैट इज़ अ लैंड। लैंड इज़ फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोडक्शन, है ना। सेकेंड है लेबर, ठीक है। अब लैंड तो आ गई, ज़मीन हमने खरीद ली भैया, हम अब खेती करना चाहते हैं, है ना। सो लेबर इज़ रिक्वायरमेंट ना, लेबर इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस। बिना लेबर के, बिना मजदूरों के हम उस पर खेती कैसे करेंगे, है ना। अकेला व्यक्ति अगर करना भी चलिए, मान लीजिए आप फैमिली मेम्बर्स को भी लेकर चलते हैं तो भी हम उतना प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो हमें सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी होती है लेबर की, है ना। फिर थर्ड है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को मैं पहले ये दोनों को समझा दूँ, फिर आपको समझाती हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ, किसी न किसी टाइप में कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है। पूंजी का मतलब केवल पैसा नहीं है, पूंजी का मतलब हमारे पास, मतलब उस प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो जो चीज़ें लगती है। जैसे हमने मान लीजिए मैंने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, ठीक है। कोचिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे टेबल चेयर्स की रिक्वायरमेंट लगी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ
फिजिकल एंड फिक्स्ड कैपिटल, हमने एक बार खरीदी और उसको हम लॉन्ग टाइम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए फिक्स्ड कैपिटल। मैंने ब्लैक बोर्ड लिया, ठीक है, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड जो भी आप कह लो दोनों है ये। तो अगर मैंने ब्लैक बोर्ड लिया तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन यदि मैं चौक ले रही हूँ, मुझे चौक कंजप्शन ज़्यादा होगा, है ना, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब मैं मान लीजिए मैंने रेंट पे रूम लिया, है ना, क्या ये कोचिंग चलाने के लिए, तो मुझे उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। या मान लीजिए मैंने ट्यूटर रख लिए, मेरे से अदर कोई मेरे कोचिंग सेंटर में मैंने और अपॉइंटमेंट करवा दिए, है ना, जो रिक्रूट कर दिया, तो वो होगा, उसके लिए उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यानी आप जब कोई प्रोडक्शन, किसी भी तरह का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब ये 3 बात तो इम्पोर्टेंट है और आपको समझ में भी आ गई। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को आप इजीली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ह्यूमन कैपिटल वेल ट्रेन्ड व्यक्ति, है ना, ह्यूमन कैपिटल स्किल्डफुल पर्सन, ठीक है। हम पहले समय से खेती करते आए हैं, ट्रेडिशनल मेथड से खेती कर रहे थे और क्या हो रहा था कि हमारे पास उतना सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता था। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। क्यों? बिकॉज हमने HYV सीड्स का यूज़ किया, हमने टेक्नोलॉजी सीखी, हमारे जो फार्मर थे उन्होंने नए ट्रेडिशन मेथड को छोड़कर ट्रैक्टर से, थ्रेशर मशीन से प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, उसका यूज़ करना शुरू कर दिया। दैट इज़ अ ह्यूमन कैपिटल। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को इतना ब्रॉड बनाया, यानी वो ट्रेंड हुए, ट्रेंड होने के साथ साथ उनमें स्किलफुल आए, मतलब स्किलफुल मतलब एक टैलेंटेड व्यक्ति, यानी ह्यूमन बीइंग। आज ये सारी चीज़ें, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली, लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं है, सो वी कांट प्रोड्यूस एनीथिंग। क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज आपने देखा होगा कई ऐसे सेक्टर्स काम करते हैं, है ना, कई ऐसे गुड्स बन रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, वहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति स्किलफुल होता है। आज बिजनेस का एक अच्छा वो हो गया है, नया तरीका हो गया, एक नया फंडा होगा कि व्यक्ति जो है ट्रेंड पर्सन को ही, वेल कहने से स्किलफुल पर्सन को ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख रहा है। एक एग्जाम्पल जैसे टीचर्स के लिए आजकल टीचर ट्रेनिंग कंपलसरी हो गई, BEd कंपलसरी हो गया, तो वो स्किलफुल है ना। तो यही रिक्वायरमेंट होती है, यानी मतलब इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोडक्शन, है ना। आप किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो बेसिकली 4 थिंग्स आपको नेसेसरी है, जरूरी है, ठीक है। आई होप ये जो हाफ लेक्चर, हाफ पार्ट मैंने फर्स्ट चैप्टर का पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया, यू कैन कमेंट मी, एंड अगर इससे रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं। और आज का लेक्चर तो शॉर्ट ही रखते हैं, फर्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर से यदि आप लोग कहेंगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मनी क्लासेस। थैंक यू।